सीयूटी यूजी 2026 के इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस में एनटीए ने एक डरावनी लाइन ऐड कर दी है, विच इज क्वेश्चंस फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स बट आर नॉट लिमिटेड टू। मतलब सवाल इन टॉपिक्स में आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ इन्हीं से ही नहीं और भी कई टॉपिक्स में से सवाल आ सकते हैं। अब बताइए, एनटीए को क्लियर तो करना चाहिए था। नाउ ये चीजें आज इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लियर करने वाला हूं और इंग्लिश का पूरा सिलेबस इस वीडियो में डिकोड होने वाला है, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, प्रॉपरली आपको पता चल जाएगा कि ऐसे कौन से चैप्टर से जिनसे ज्यादा सवाल आते हैं, जिनसे मॉडरेट नंबर ऑफ सवाल आते हैं और जिनसे बहुत ही कम सवाल आते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। और एक खास बात बोल दूं, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन भैया कितने पानी में है। मैं आप सभी को पूरी डिटेल दे दूंगा कि इन चैप्टर्स में से सवाल आते हैं, लेकिन नीचे इस तरीके से आपके लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटैच कर दिए हैं। आप एक काम करिए, एक रफ नोटबुक लीजिए, जो जो क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा पहले देखिए, पॉज करिए, सॉल्व करिए और फिर उसके बाद एंड में जाके आप आंसर देखिएगा। ठीक है, तो आई होप आपने अपनी रफ नोटबुक रख ली होगी और अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता देता हूं उन चैप्टर्स के बारे में जिनसे सबसे ज्यादा सवाल हमने सीयूटी 2022, 23, 24, 25 के प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करते समय देखे हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने आता है एंटोनिम एंड सिनोनिम। यहां से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, मतलब ये चैप्टर अराउंड 15 मार्क्स का है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन और इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाते हैं। ज्यादातर इस तरीके के आते हैं जहां पर वर्ड गिवन होता है और आपसे बोल दिया जाता है कि भाई इसका एंटोनिम बताओ, इसका सिनोनिम बताओ। तो आप अपनी नोटबुक में आंसर लिखिए कि इन 4 में से परनीशियस का क्या सिनोनिम हो सकता है। सही आंसर अपनी नोटबुक में लिखिए, एंडिंग में आपको एक आंसर की मिल जाएगी। ना बच्चों, ये जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये है एनालॉजी से रिलेटेड। सो इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, यहां पे लिखा है डिप्लीट इज टू डिक्रीज। अब यहां पे फिल इन द ब्लैंक, फिर इज टू अवॉइड आ रहा है, कैसे इन्हें सॉल्व किया जाए। सो इस तरीके के एनालॉजीज रिलेटेड जब सवाल आते हैं तो हमें कंपेयर करना पड़ता है कि डिप्लीट डिक्रीज में रिलेशन क्या है। तो हमें दिख सकता है डिप्लीट मतलब भी कम होना होता है, डिक्रीज मतलब भी कम होना होता है, मतलब दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। इसका मतलब हमें यहां फिल करना होगा अवॉइड का सिनोनिम। अब नीचे 4 ऑप्शन है, बताइए अवॉइड का क्या सिनोनिम है। अगर बच्चों यहां पे मुझे शन का मीनिंग नहीं पता तब भी मैं कैसे आंसर तक पहुंच सकता हूं, ये देखिए ना बच्चों। अवॉइड का मीनिंग आप समझ सकते हैं कि ऑब्वियसली मिस तो नहीं हो सकता, इसी तरह अवॉइड का सिनोनिम रिसीव भी नहीं हो सकता और ना ही इंक्रीज हो सकता। सो इवन इफ मुझे शन का मतलब नहीं पता था तब भी हम एलिमिनेशन करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। सो इस तरीके से आगे हम लोग सॉल्विंग कर रहे होंगे। साथ ही साथ बच्चों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी चीज अब सुन नहीं रिलीज होने जा रही है 22 मार्च को 12 PM पर, जहां पर आप सभी को इंग्लिश के वोकैबुलरी के सारे चैप्टर्स के फ्री में हाई क्वालिटी मॉड्यूल्स मिलने वाले हैं। बट यहां पे एक रूल है, अगर आपने ये वाला चैनल हमारा सब्सक्राइब कर रखा है तो ही बच्चों आपको उन मॉड्यूल्स का एक्सेस मिल पाएगा और कई सारी वेटेज शीट्स भी आपको मिलेंगी और एक सिलेक्शन ट्रैकर मिलेगा। ये सब फ्री में पाना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, 22 मार्च को 12 बजे वीडियो आएगी तो वो जरूर देख लेना। ना बच्चों, सेकंड हाई वेटेज टॉपिक हमारे सामने आ जाता है मॉडल्स चैप्टर का। ना इस चैप्टर से रिलेटेड कैसे सवाल आते हैं नीचे स्क्रीन पर मैंने दे दिया है, आप इसे सॉल्व करिए और इसका आंसर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। फिर उसके बाद थर्ड हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर है पैराजिम्बल्स। ना बच्चों, हमने बचपन में कई सारे ऐसे सवाल सॉल्व किए होते हैं जिनकी हेडलाइन होती है जंबल्ड वर्ड्स। सो जंबल होते हैं वर्ड्स और हमें उसके एक सही सेंटेंस बनाना होता है। एंट्रेंस एग्जाम में बस वो जंबल्ड वर्ड्स बन जाते हैं हमारे पैराजिम्बल्स। इन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है ना, इनकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। एक तरीके से आपके लिए मिनी लेक्चर बन जाएगा, तो देखते रहना, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है कि PQRS 4 सेंटेंसेस दे रखे हैं। अब इन 4 सेंटेंसेस को इस तरह रीअरेंज करो कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। कैसे कर सकते हो आप लोग ऐसे सवालों का आंसर तेजी से, इसके लिए आपको ऑप्शंस के साथ ही खेलना पड़ेगा। कई बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि बैठे बैठे ही बनाने लगते हैं कि अच्छा आर फिर उसके बाद QPS बनाने लगते हैं। नहीं करना, सिर्फ ऑप्शंस के साथ खेलो। आप देख सकते हो पहली बात, कोई भी सेंटेंस एंड से तो स्टार्ट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली किसी भी सेंटेंस में अगर P शुरुआत में आएगा तो वो हमारा सही आंसर नहीं होगा। इसी के साथ साथ आप समझ सकते हो कि यार कोई भी सेंटेंस मेड हिम से तो स्टार्ट नहीं होगा, मेड हिम से, तो ऑब्वियसली कहीं पर भी आर स्टार्ट में आ रहा है तो हमारा सही ऑप्शन नहीं होगा। तो ए आ रहा था तो ए हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। इसी के साथ साथ अब हम ऑप्शन के साथ खेलते हैं। तो देखिए क्या लिखा है पहले, QSPR। सो द क्वाइट एंड सीमिंग एम्प्टीनेस ऑफ द ओल्ड एंड पिक्चरस बिल्डिंग मेड हिम पॉज टू अप्रिशिएट इट। फिर उसके बाद है, ये हमें थोड़ा सा ठीक लग रहा है, राइट, एक मीनिंग बन रही है। अब SRPQ देखिए, एस क्या है, एम्प्टीनेस ऑफ द ओल्ड मेड हिम पॉज टू अप्रिशिएट इट एंड पिक्चर्स की बिल्डिंग दी क्वाइट एंड सीमिंग। अब जो क्वाइट एंड सीमिंग बिल्कुल लास्ट में आ रहा है, इससे कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, तो डी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब हमारा सी बचता है SPQR। क्या बन रहा है भाई, एम्प्टीनेस ऑफ द ओल्ड एंड पिक्चर्स बिल्डिंग
द क्वाइट एंड सीमिंग मेड हिम पॉज टू अप्रिशिएट इट। अगेन इसका भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, तो कुछ एलिमिनेशन से आंसर आ सकते हैं, कुछ ऑप्शन से पहचान के आंसर निकाले जा सकते हैं। तो इस तरह हम एलिमिनेशन करके ऑप्शन बी सही आंसर तक पहुंच सके हैं। तो आप क्यू एस पी आर को अरेंज करके देखिएगा, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा होगा। अब हम आते हैं अपने फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और यह है स्पेलिंग टेस्ट से रिलेटेड। पॉज करिए वीडियो, इसका जो सही आंसर आपको लग रहा है अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा। ना बच्चों, इस तरीके के जो स्पेलिंग टेस्ट सवाल होते हैं इसका कैसे आंसर निकाला जाता है ना, यहाँ पे वर्ड मेंशन है एफ्लोरेसेंस। अब अगर आपको ना सिर्फ उसका प्रोनाउंसिएशन पता होगा तो आप सही स्पेलिंग तक भी पहुंच सकते हैं। ट्रिक क्या है, ये जो भी वर्ड यहाँ पे लिखा है उसका प्रोनाउंसिएशन आपको आना चाहिए। ये कैसे हो सकता है ना, एफ्लोरेसेंस क्या है, एफ्लोरेसेंस, जहां पे किसी भी अल्फाबेट पर जब हम ज्यादा स्ट्रेस करते हैं तो वो डबल बन जाता है। सो एफ्लोरेसेंस तो मतलब एफ पे ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, वो डबल अल्फाबेट वर्ड में यूज हो रहा होगा। सो यहां पे डबल है, यहां पे डबल एफ है, यहां सिंगल है, यहां सिंगल है, तो सीडी एलिमिनेट हो जाएंगे। अब वर्ड का क्या प्रोनाउंसिएशन है, एफ्लोरेसेंस, रेसेंस, रैसेंस नहीं है, तो ऑब्वियसली ए भी एलिमिनेट हो जाएगा एंड हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर निकलेगा। आप जाके देखिएगा गूगल पर भी एफ्लोरेसेंस की प्रोनाउंसिएशन इसी तरीके से होती है। तो किसी भी अल्फाबेट पर ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है मतलब वहां डबल अल्फाबेट आते हैं, और रेसेंस रैसेंस करके आप समझ सकते हैं। इसके बाद हमारा फिफ्थ आता है एडवर्ब रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर आपको सही लगता है आप अपनी नोटबुक में लिखिए, एंडिंग में आपको आंसर की मिल जाएगी। इसके बाद नरेशन रिलेटेड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो इसका सही आंसर आपको लगता है अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, आगे आपको पता चल जाएगा। नाउ कई बच्चों को लगता है कि सिर्फ डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है। इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में भी कन्वर्ट करने के लिए बोला जा सकता है, तो दोनों के लिए प्रिपेयर रहिएगा। इसके बाद आता है हमारा फ्रेजल वर्ब्स, क्वेश्चन नीचे है, जो सही आंसर लगता है नोटबुक में लिख लीजिए। इसके बाद आता है भैया हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस। सो यहाँ पे दो क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन का जो भी सही आंसर आपको लगता है आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अब एक ये क्वेश्चन है, इसको ना मैं आपको एलिमिनेशन से करके दिखाता हूँ। क्या सवाल है, द इडियम है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मीन्स। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मीन्स इसका क्या हमारा मीनिंग निकलेगा। सो तीन ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, टू डू समथिंग विलिंगली एंड इंस्टेंटली, टू बी रिलेक्टेंट टू डू समथिंग, टू रिफ्यूज टू डू समथिंग, टू डिक्लाइन टू डू समथिंग। आंसर तक आप इजिली पहुंच जाओगे। देखिए, टू बी रिलेक्टेंट टू डू समथिंग मतलब आप कोई काम करने से मना कर रहे हो, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अच्छा, नीचे का क्या मतलब है, टू रिफ्यूज टू डू समथिंग, अगेन आप कोई काम करने से मना कर रहे हो। डी का क्या मतलब है, टू डिक्लाइन टू डू समथिंग, इसमें भी आप कोई काम करने से मना कर रहे हो। मतलब इन तीनों सेंटेंस का मतलब एक ही निकल रहा है। रिलेक्टेंट का नीचे सिनोनिम ही यूज हो रहा है, तो ऑब्वियसली किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर तीन ऑप्शंस तो नहीं हो सकता है, तो तीनों को आप यहां से एलिमिनेट कर सकते हो। और यहां से आपका ओनली ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन ए, और यही बच्चों आपका करेक्ट आंसर है। सो एलिमिनेशन एक बहुत पावरफुल टूल होता है, आपको आना चाहिए। मैं सिखाने की भी कोशिश कर रहा हूं, आगे और वीडियोस में सीख जाओगे आप। वीडियो लाइक कर देना, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश के हाई क्वालिटी मॉड्यूल्स चाहिए। नाउ इसके आगे आ जाते हैं अब हम लोग अपने एवरेज वेटेज चैप्टर्स के ऊपर। ये एवरेज वेटेज चैप्टर्स वो हैं जिनसे आपको मैक्सिमम 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, मतलब इनकी वेटेज अराउंड 10 मार्क्स तक की होती है। सबसे पहले आ गया आपके सामने फॉरेन वर्ड्स रिलेटेड सवाल, जो भी इसका नीचे सही आंसर आपको लगता है आप बता सकते हैं। मेजरली बच्चों जो मैंने देखा है कि सीयूटी पेपर में लैटिन, फ्रेंच और जर्मन रिलेटेड जो वर्ड्स हैं ये ज्यादा पूछे जाते हैं। एंड डोंट वरी, हाई क्वालिटी जब मेरा फ्री में मॉड्यूल्स आएंगे उसमें मैं फॉरेन वर्ड्स की आपको लिस्ट दे दूंगा, उतना पढ़ लेना काफी रहेगा। इसके बाद आता है प्रेपोजिशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड सवाल नीचे है, जो सही आंसर आपको लगता है आप मुझे बताइएगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं भाई हम अपने 11th क्वेश्चन के ऊपर। सो यहाँ पे क्या है ना बच्चों, एडजेक्टिव्स जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब कई बच्चों को लगता है कि बस फिल इन द ब्लैंक होगा और बोल दिया जाएगा कि इसमें सही एडजेक्टिव फिल करो, लेकिन हर बार बच्चों ऐसा नहीं होता है। आपसे ये भी बोला जा सकता है कि एडजेक्टिव का ये कौन सा टाइप है ये आइडेंटिफाई करो। अब कई बच्चे यही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और मार्क्स कट जाते हैं। अब देखिए, जैसे देखिए यहाँ 5 सेंटेंसेस है, अब कौन सा टाइप ऑफ एडजेक्टिव यहाँ पे यूज हो रहा है इसे फाइंड आउट करते हैं। पहला सेंटेंस है व्हाट अ स्प्लेंडेड पीस ऑफ आर्ट। सो एडजेक्टिव मतलब विशेषण, किसी चीज की और वैल्यू बढ़ाई जा रही है, उसे विशेष बनाया जा रहा है, उससे बोला जाता है एडजेक्टिव। सो पीस ऑफ आर्ट तो ठीक है, लेकिन क्या बोला जा रहा है, स्प्लेंडेड, सो इसे बोला जाता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद एमिली ब्रोंटे वाज अ विक्टोरियन नोवेलिस्ट। सो विक्टोरियन का मतलब क्या हो जाता है आपका, अगेन प्रॉपर एडजेक्टिव। फिर उसके बाद आता है द अटलांटिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। क्या है, लार्जेस्ट ओशन। सो लार्जेस्ट क्या होती है, अगेन इसकी क्वालिटी बन जा रही है, तो ये बन जाएगा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। फिर उसके बाद है मोस्ट चिल्ड्रन आर प्लेइंग। समझ सकते हैं चिल्ड्रन आर प्लेइंग तो ठीक है, लेकिन इसकी विशेषता क्या बढ़ा रहा है कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। सो मोस्ट क्या बन जाएगा,
क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, और फाइनली आता है आई डिड नॉट फाइंड दोज बुक्स। सो ये जो दोज है ये भी एक एडजेक्टिव है, लेकिन कई बच्चे नहीं जानते हैं, इसे बोला जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सो आप लोग मेरे चैनल से कनेक्टेड रहिए, आगे चल के बहुत चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ। सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपको टाइप्स भी सीखनी पड़ेंगी, एडजेक्टिव के टाइप्स याद कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट आता है 12th टॉपिक, आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर से रिलेटेड। नीचे सवाल है, जो सही आंसर आपको लगता है नोटबुक में लिख लीजिए, एंडिंग में आंसर की मिल जाएगी, उससे चेक कर लीजिएगा। इसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आता है। सो इससे रिलेटेड सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जो सही आंसर आपको लगता है मार्क कर दीजिएगा। सिर्फ एक्टिव को पैसिव में ही नहीं, पैसिव को एक्टिव में भी कन्वर्ट करने के लिए बोला जा सकता है। इसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक सेंटेंसेस से रिलेटेड, जिसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आ जाते हैं, जैसे पिक आउट द इनकरेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फॉर द गिवन असर्शन। सो आपसे बोला जा सकता है इस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बनाओ, इस सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करो, तो इस तरीके के सवाल आ जाते हैं। तो आपको टाइप ऑफ सेंटेंसेस भी क्लियर होना चाहिए। देखो बच्चों, बहुत मेहनत से हम लोग ये वीडियो बनाते हैं ना, टाइपिंग में भी हमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं, समय लगता है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अप्रिशिएट आवर एफर्ट्स। वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपने बाकी सीयूटी दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना। इस तरीके से आपको ज्यादा सिलेबस के बारे में समझ आएगा कि अच्छा ये टॉपिक मॉडरेट वेटेज का है और इस तरीके का सवाल सीयूटी में आता है। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों हम अपने सेंटेंस इंप्रूवमेंट, हमारा एक टॉपिक है, इससे रिलेटेड सवाल नीचे है। यहाँ पे एक सेंटेंस दे रखा है, जो भी इसका सही वर्जन आपको लगता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मार्क कर लेना और अपने नोटबुक में लिख लीजिए, एंडिंग में आंसर की आपको मिल जाएगी। इसी के साथ साथ बच्चों एक 16th टॉपिक है, विच इज चूज द करेक्ट वर्ड। सो यहाँ पे क्या होता है ना कि एक सवाल गिवन है और बीच में एक ब्लैंक हो जाएगा, आपको वो फिल करना पड़ता है, वहां पे करेक्ट वर्ड चूज करना पड़ता है। ये कैसे किया जाता है, सो मैं आपको बता देता हूं। वहां पर आपसे आर्टिकल फिल करने के लिए बोला जा सकता है कि यार यहाँ पे ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, या कुछ भी नहीं आएगा। मॉडल से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, प्रेपोजिशन से रिलेटेड आ सकता है, फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड आ सकता है। सो सिर्फ कभी कभी हो सकता है सवाल में क्लियरली मेंशन ना हो कि यहाँ आर्टिकल डालो या मॉडल डालो, तो इसीलिए पहले से इन चीजों की अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइएगा। नाउ अब हम आ जाते हैं बच्चों अपने लो वेटेज चैप्टर्स के ऊपर। सो ये वो चैप्टर्स हैं जहां से हमें ज्यादातर एक या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन कभी कभार देखने को मिला है, वरना एक ही क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स की इनकी वेटेज है। जैसे यहां पर है हमारा क्वेश्चन टैग चैप्टर। ना बच्चों क्वेश्चन टैग का चैप्टर बहुत आसान होता है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, अगर वो जान लिया तो ये आपके फ्री के नंबर बन जाते हैं। सो सवाल नीचे आपको मेंशन्ड है, इसका जो सही आंसर आपको लगता है आप नोटबुक में लिख लीजिए, एंडिंग में आंसर की मिल जाएगी। इसके बाद आता है क्लॉजेज। ना बच्चों क्लॉजेज ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, समझ सकते हो तो समझ लेना, अगर आपको एंडिंग में दिक्कत आती है समझने में तो इसे छोड़ भी सकते हो, ज्यादा सवाल मैंने इससे रिलेटेड पेपर्स में नहीं देखे हैं, बट स्टिल 1 शॉर्ट लेक्चर देख लेना, थोड़ा कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सवाल नीचे मेंशन है, जो सही लगता है मार्क कर लेना। नाउ 19th आ जाता है हमारा लेटर बेस्ड क्वेश्चन। ना बच्चों लेटर बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि एक आपको मे बी लेटर दे दिया जाए, उसमें कहीं पर एक ब्लैंक कर दिया जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे क्या आना था, सब्जेक्ट आना था, सैल्यूटेशन आना था, क्या आना था। तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, सिर्फ लेटर का ही नहीं, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट पता होना चाहिए, इसी के साथ साथ एडवर्टीजमेंट और नोटिस फॉर्मेट भी पता होना चाहिए, और उसके अंदर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं वो भी जान लेना। अब जैसे यहाँ पे लिखा है व्हाट इज सिडोनियम इन लेटर राइटिंग, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, जाके जो भी सही आंसर लगता है आप नोट डाउन करिए, एंडिंग में आपको पता चल जाएगा। ठीक है। नाउ अब हम आते हैं अपने 20th टॉपिक के ऊपर, और ये है बच्चों हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक। सो यहाँ पे क्या है, एक सेंटेंस हमें गिवन है, तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि बताइए बॉय यहाँ पे क्या है, फॉलोइंग ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि क्या ये ऑब्जेक्ट है, क्या ये एडजेक्टिव है, क्या ये एडवर्ब है, क्या ये नाउन है, क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस में एक एक वर्ड का यहाँ पे क्या रूल है। अगर इतना आपको पता है तभी समझिएगा कि भैया आप ग्रामर में महारत हासिल कर चुके हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको डिकोड करता हूँ इस सेंटेंस को, स्मार्ट बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट इन स्टेडियम। सो स्मार्ट का यहाँ पे क्या मतलब है, ये क्या है, बॉय की विशेषता दिख रही है यहाँ पे कि यार वो स्मार्ट है, तो इसका मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो स्मार्ट हो गया यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव, पूरा सेंटेंस बॉय के अराउंड ही घूम रहा है, इसका मतलब ये बन गया है हमारा सब्जेक्ट। इसके बाद आ जाते हैं हम इज के ऊपर। आप में से कई बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन ये भी हमारा एक वर्ब है, इसे बोला जाता है स्टेट वर्ब। ठीक है, इसके बारीक बारीक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वर्ब के, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाला चैप्टर मिस नहीं करना है आपको। इसके बाद प्लेइंग है, सो प्लेइंग तो आप समझ सकते हैं, ये बन जाता है हमारा एक्शन वर्ब। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्रिकेट के ऊपर। सो क्रिकेट क्या बनता है हमारा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा प्रेपोजिशन। ठीक है, अब स्टेडियम क्या होगा, अब स्टेडियम के ऊपर आ सकता है कि स्टेडियम में अंडरलाइन हो जाए, बताओ ये क्या है, कई बच्चों को नहीं पता होगा। सो ये बनता है हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। सो इस तरीके से एक एक लाइन में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं, इससे रिलेटेड सवाल भी आ जाते हैं।
देन आ जाता है बच्चों 21st टॉपिक विच इज फिगर्स ऑफ स्पीच। सो ये नहीं कि सिर्फ मेटाफर या जो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं वही छोटे मोटे फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ें, ये एंट्रेंस एग्जाम है तो यहाँ पर अलिट्रेशन, हाइपरबोल और भी कई सारे लाइक आपने सुने भी ना हो, ऑक्सीमोरॉन, कई सारे फिगर्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से डीपली पढ़ के जाना। चैनल सब्सक्राइब होगा तो 22 मार्च को 12 बजे मैं इसकी भी पीडीएफ दे दूंगा, उतने फिगर ऑफ स्पीच का पढ़ लेना काफी रहेगा, ठीक है। नाउ आखिरी लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है होमोफोन्स। अब सवाल आ रखे हैं सीयूटी में तो मेरी बताना जिम्मेदारी बनती है। मैंने बहुत ही कम सवाल देखे, जैसे एक नीचे आपको दिख रहा है, जो सही आंसर लगता है आप मार्क कर लीजिएगा। और बच्चों अब मैं आपको दिखा देता हूं आपकी आंसर की। आई होप आपने रफ नोटबुक में लिख लिया होगा कि इस सवाल का जवाब ये है, इस सवाल का जवाब ये है, इस सवाल का जवाब ये है। अब इस आंसर की से आप लोग मैच करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। सो 1 से लेके 8 तक जो भी मैंने टॉपिक से रिलेटेड सवाल दिखाए हैं उनके आंसर यहाँ पे दिख जाएंगे। आराम से समझना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ के तो सवाल के जवाब मैंने ही आपको बताए रखे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं 9 से लेके 17 क्वेश्चंस, और इसके बाद आ जाता है 18 से लेके 22 क्वेश्चंस। सो अगर आपने 20 क्वेश्चंस भी अगर सॉल्व किए हैं, अपनी रफ आंसर शीट में लिखे हैं, तो उसमें से अपने मार्क्स जो आपके आ रहे हैं, जैसे 10 आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, 20 में से 20 आ रहे हैं, जितने मार्क्स आपके आ रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने आगे आने वाले इंग्लिश लेक्चर्स को प्लान करूंगा। सो मुझे ज़रूरत है आप बताएं आपका कितना स्कोर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आगे मेरे लेक्चर्स का बेस रेडी हो पाएगा, ठीक है। सो मुझे बताना कमेंट्स में, और कोई भी डाउट हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द वेरी